हेलो दोस्तों, स्कूलगंज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। आज पार्ट 3 और अंतिम पार्ट देखेंगे। इसमें हमें पढ़ना है इटली का एकीकरण। शुरुआत में यूरोप में 850 देश थे। वो अपने आप को अलग अलग साम्राज्य बांट चुके थे, जिसमें जर्मनी अकेले 300 देशों में बटा हुआ था और फ्रांस भी कई टुकड़ों में था। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। इसके बाद उसने एक के बाद एक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी सब पर कब्जा करने लगा। अब उसकी ख्वाहिश थी कि वो इंग्लैंड पर भी कब्जा कर ले, लेकिन वह उल्टा उसको 1815 में वाटरलू के मैदान में युद्ध में हारना पड़ा और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसका जो विचार था कि एक राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा यूरोप में ये बात सब में फैल चुके थे। इसलिए यूरोप में एकीकरण का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। इटली के एकीकरण शुरुआत में इटली 13 टुकड़ों में था। इटली ने फ्रांस से प्रेरणा लेकर यह कहा कि हमें भी अब एक राष्ट्र होना चाहिए। इस प्रक्रिया में जो सबसे पहले आगे आया वो था सर्डिनिया पिडमॉन्ट। लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका विरोध कोई ना कोई करता है, जिसमें इस बात का विरोध किया ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण किया जाए। तो इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी 3 लोगों ने, जिनका नाम है जोसेफ मैत्सिनी, गैरिबाल्डी और काउंट काउर। हम इन तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहला है जोसेफ मैत्सिनी। इटली की दैनिक दशा के बारे में इसने कहा था कि हमारा न कोई राष्ट्रीय झंडा है, न हमारा कोई राष्ट्रीय नाम, न यूरोप के राष्ट्रों के मध्य हमारा कोई स्थान है। इसके लिए इसने क्या किया, 1831 में यंग इटली की स्थापना की। क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो विद्रोह का नेतृत्व युवाओं के हाथ में होना चाहिए। इसलिए इसने यंग इटली की स्थापना की। इस यंग इटली का मुख्य उद्देश्य था ऑस्ट्रिया को यूरोप या इटली से बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण किया जाए। इसके लिए इसने यंग यूरोप और कार्बोनारी नामक संगठन बनाया था। दूसरी मुख्य भूमिका निभाई थी गैरिबाल्डी ने। शुरू में तो ये यंग इटली का सदस्य था। बहुत से विद्रोह करने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल से भाग गया और भागकर चला गया अमेरिका। 1848 में जब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई थी तो फिर वो वापस आया और फिर युद्ध में शामिल हो गया, विद्रोह करने लगा। इसी बीच उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे वो काफी दुख हुआ और फिर अमेरिका चला गया। 1854 में फिर वो वापस आया और 1856 में उसकी मुलाकात काउंट काउर से हुई। काउंट काउर जिसने लाल कुर्ती सेना बनाई थी। गैरिबाल्डी का मानना था, उसने ये कहा था कि देश सेवा एक पुरस्कार है, मुझे इससे सिवा और कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे काउंट काउर के बारे में। अब देखेंगे काउंट काउर के बारे में। काउंट काउर शुरू में सेना में इंजीनियर था, बाद में वो राजनीति में शामिल हो गया। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में भी जो पहले इंजीनियर थे और आज बहुत अच्छे अच्छे नेता के पोस्ट पर हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, आप जानते ही हैं। ऐसे बहुत से एक्टर जो इंजीनियर थे आज वो बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं, जैसे कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, कृति सेनन। वैसे मैं भी इंजीनियर हूँ और आज आपके सामने क्या है, आइए देखते हैं। काउंट काउर ने राजनीति में आने के बाद वो एक मंत्री था, तो उसे बहुत जगह भ्रमण करने का मौका मिला। इस दौरान वो इंग्लैंड में गया, जहां उसको वहां की व्यवस्था काफी अच्छी लगी और वो चाहता था कि जैसे यहाँ व्यवस्था है वो हमारे इटली में भी हो। काउंट काउर जानता था कि जब वो इटली का एकीकरण करने जाएगा तो ऑस्ट्रिया बाधा बनेगा, और वो ये भी जानता था कि पिडमॉन्ट से ऑस्ट्रिया का युद्ध भी होगा, इसलिए हमें किसी शक्तिशाली देश की जरूरत है। तो उसने कहा था कि हम चाहें या ना चाहें हमें फ्रांस पर निर्भर होना पड़ेगा।
हमारा भाग फ्रांस पर निर्भर करता है। शुरुआत में 1815 से 1850 तक इटली और ऑस्ट्रिया के मामले को केवल एक आंतरिक मामला समझा जाता था। इसने क्या किया, ये तो नेता था, कुछ अच्छे काम करते रहता था। इसकी योग्यता से खुश होकर विक्टर इमैनुअल ने 1852 में इसकी योग्यता से खुश कर इसको सार्डिनिया का पीएम बना दिया। जिसके बाद इसने बहुत से अच्छे काम किए, रेलवे का विकास किया, सड़कें और नहरों का निर्माण करवाया। इसने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके इटली और ऑस्ट्रिया के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गया। इसने 1854 से 56 के बीच हुए युद्ध में, इसे क्रीमिया युद्ध कहा जाता है, इस युद्ध में खुलकर भाग लिया, जिससे लोगों का ध्यान इटली पर जा सके। 1881 में इसकी मृत्यु हो गई। तब इटली के संसद ने विक्टर इमैनुअल सेकेंड को राजा घोषित किया, जो बहुत साहसी था, ईमानदार था। 1866 में वेनेशिया को इटली में मिला लिया गया और 1870 में रोम को भी इटली में मिला लिया गया। 1871 में 1871 में रोम को इटली की राजधानी बनाई गई और इन्होंने कहा, विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने कहा कि अब हम रोम आ गए हैं और हम यही रहेंगे, और इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा किया गया। अब हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया गया। हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, जिसका संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। शुरुआत में जर्मनी 300 देशों में बटा हुआ था, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 भागों में इकट्ठा कर दिया था। जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे आगे आया वो था प्रशा। प्रशा विश्व का ऐसा पहला देश जिसने शिक्षा को अनिवार्य किया था। प्रशा ने सबसे पहले अपने यहाँ पे व्यापार संबंधों को सही किया, जिससे लोगों में राष्ट्र भावना पैदा हो गई कि हमें एक होना चाहिए। तत्कालीन समय में प्रशा का चांसलर था विलियम फर्स्ट। 1861 में ये चाहता था कि सेना को मजबूत किया जाए, जिसके लिए उसने अपनी संसद से धन की मांग की और उसे मना कर दिया गया। तब राजा को, विलियम फर्स्ट को सलाह दी गई कि वो अपने राजदूत, जो कि उस समय फ्रांस का राजदूत था बिस्मार्क, उसको राजा बना दे। तब विलियम फर्स्ट ने 1862 में बिस्मार्क को प्रशा का पीएम बना दिया। बिस्मार्क जिसने लघु और युद्ध नीति की शुरुआत की थी, इसको गुप्त संधियों का जनक भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये राजाओं से चुपके से जाकर संधि कर ले। फ्रांस में राजदूत था बिस्मार्क, जिसको विलियम फर्स्ट ने 1862 में प्रशा का पीएम घोषित किया। उसने लघु और युद्ध नीति शुरुआत की, जिसे गुप्त संधियों का जनक भी कहा जाता था। उसका कहना था कि मात्र 3 युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाएगा। 1864 में उसने सबसे पहले डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, जिससे जनता उसके समर्थन में आ गई। और 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल 7 सप्ताह से चला था, इसलिए इस युद्ध को 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। वो जानता था कि इटली भी ऑस्ट्रिया का पक्ष लेगा, क्योंकि इटली और जर्मनी जमता नहीं था। जर्मनी और इटली के बीच छोटा सा भूमि विवाद था, जिसको उसने संधि करके खत्म कर ली थी। 1870 में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। फ्रांस बिना तैयारी के ही युद्ध में कूद पड़ा, जिससे उसको हार का सामना करना पड़ा। और ऑस्ट्रिया और फ्रांस का जो युद्ध था, फ्रांस और प्रशा का युद्ध, उसमें उसको जर्मनी का एकीकरण का अंतिम युद्ध माना जाता है। 1870 में फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ। यह युद्ध जर्मनी के एकीकरण का अंतिम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, वो यहाँ वहां घूमने लगा, जिसे उसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या के बाद ऑस्ट्रिया पूरी तरह से खाली हो चुका था, उस पर कोई शासन नहीं कर रहा था, जिस पर ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए यूरोप के कई देश आपस में लड़ने लगे। और तब शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध। और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। अब हम इस चैप्टर को, पूरे वर्ड क्वेश्चन को
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब हम कुछ चैप्टर के क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1774 में लुईस 16वां फ्रांस का सम्राट बना था। 30 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। 14 जुलाई 1789 को बासिल किले का पतन किया गया था, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। 1792 में लुईस 16वें को फांसी की सजा दी गई थी। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। उसने 1804 में ही नेपोलियन संहिता लेकर आया था। 1815 में वियना संधि की गई थी। 1815 में इस संधि के अंतर्गत वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हराया गया था। 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है और 1831 में जोसेफ मेस्सीनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की जाती है और 1854 से 56 के बीच क्रीमिया युद्ध लड़ा गया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय पर इटली का एकीकरण किया गया था और 66 से 71 तक जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा किया गया था। मॉन्टेस्क्यू, इन सभी की पुस्तक के नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वो था फ्रांस और पुनर्जागरण का प्रारंभ जिस देश में हुआ वो था इटली। नेपोलियन का संबंध किस देश से है वो है फ्रांस। बिस्मार्क का संबंध किस देश से है वो है जर्मनी। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हम अब मिलेंगे चैप्टर 2 में, जो है भारत का राष्ट्रवाद। थैंक यू वेरी मच।